दोस्तों, मेरा नाम अंजुम वाजिद है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब आंसुओं का उपहार में से एक कहानी स्कूल गर्ल। वह स्कूल जाने के लिए फार्म हाउस के बाहर निकली तो अपने दोस्त को ढोर ढंगर चराते देख विचलित हो गई। पूछा, स्कूल नहीं जाएगा? बलबीर ने गमगीन लहजे में कहा, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? पापा को सांप ने डस लिया। ढोर ढंगर चराकर अपना और माँ का पेट भरता हूँ। उसके दादा सतनाम सिंह ने पूछा, पुत्र रामस्वरूप का मुंडा है? हाँ, दादा ने फिर हमदर्दी के लहजे में कहा। माँ को लेकर आ जाना, पेंशन बनवा दूंगा। बलबीर यादों में खो गया। वह उसके साथ सरकारी स्कूल में पढ़ा है और लुका छिपी खेला है। वह अमीर बच्चों के साथ चटाई पर बैठती थी, वह ज़मीन पर गरीब बच्चों के झुंड में बैठता था। मास्टर जी अमीर बच्चों को पढ़ाते थे पर गरीब बच्चों से बेपरवाह रहते थे। मन में पढ़ने की लालसा लिए बलबीर पढ़ते बच्चों के पास खड़ा उन्हें ताकता रहता था। स्कूल में एक लड़की थी, नाम था सलोनी। भूरी आंखों वाली ये लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही भोली थी। जिधर से निकल जाती आकर्षण का केंद्र बन जाती। मेरे पास आई, हाथ पकड़कर ले गई और अपने पास बिठा लिया। अपनी नाजुक हथेलियों से आंसू पोंछे और उसे पराठा खाने को दिया। लफंगे लड़के उस पर फिक्रे कसने लगे जिसकी उसने परवाह न की। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद दोनों में ऐसी दोस्ती हुई, सलोनी बलबीर को बिल्लू कहने लगी, बलबीर उसे सल्लू कहने लगा। किसी बात को लेकर नाराज़गी होती तो भूरी बिल्ली कहता था। दोपहर को बलबीर ने पोटली में बंधी रोटियां पेड़ की छांव में बैठकर खाईं और पानी पीने के लिए ट्यूबवेल पर गया। उसने एक घुमंतू औरत को फार्म हाउस में जाते देखा। वह औरतों के सौंदर्य प्रसाधन बेच रही थी। उसे देखकर बलबीर को याद आया, एक बार वह अपने पापा के साथ नहर पर जामुन खाने गया था। वहाँ नहर की पटरी के किनारे लगे महुए और जामुन के पेड़ों के नीचे घुमंतू अपनी झोपड़ी नुमा डेरे डाले हुए थे, जहाँ उनके साथ ही उनकी भैंसें, कुत्ते, बकरियाँ, मुर्गियाँ भी रहती थीं। पापा ने उसे बताया था, ये लोग घूम फिरकर जहाँ मिल जाती मेहनत मजदूरी करते। देसी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ और भी जाने क्या क्या सामान बेचते थे। कुछ ऐसे भी थे जो इन कामों के साथ ही इधर उधर घूमने के दौरान कोई ऐसा घर ताड़ते रहते जहाँ चोरी करने पर अच्छा माल मता मिलने की संभावना होती। ऐसे लोग पुलिस से मिले रहते थे। घरों की शिनाख्त करने में उनके घर की औरतें भी शामिल रहती थीं। कभी कभार उनमें से कुछ गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर और कभी अपहरण करके भी दूर दराज के शहरों और गांवों में बेच दिया करते थे। पानी पीकर बलबीर लौटा तो उसने उस औरत को अपने साथी घुमंतू से कहते सुना, एक गड्डी की भूरी बिल्ली है, आज निपटाओ, कल का ठौर नहीं। बलबीर इस पहेली को सुलझाने लगा। उसे याद आया, वह गुस्से में सलोनी को भूरी बिल्ली कहता था। गड्डी से मतलब नोटों की गड्डी से है। इसका मतलब आज ही सलोनी का अपहरण कर 1 लाख रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं। बलबीर व्याकुल हो गया और सल्लू को बचाने के उपाय सोचने लगा, पर मजबूर था। ढोर डंगर छोड़कर कैसे जाता? घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने माँ को पहेली सुनाई। पहेली सुनकर उसकी माँ रामकली चिंतित हो गई। हमें उन्हें इसी समय आगाह करना होगा। वह उसके साथ फार्म हाउस गई। बलबीर ने सरदार जी को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। सरदार जी ने आह भरते हुए कहा, कितना दुर्भाग्य है हमारे मुल्क का। जिस बच्ची का बाप सरहद पर दुश्मनों से लोहा ले रहा है, यहाँ उसके अपहरण की योजना बन रही है, वह भी पुलिस की नाक के नीचे। सलोनी की माँ ने कहा, बाबा चिंतन का समय नहीं है, कुछ उपाय कीजिए। रामकली बोली, मैं कुछ कहूँगी तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। सरदार जी बोले, पुत्र बेहिचक कह डाल जो तेरे मन में है। उसने कहा, रात भर के लिए बिटिया को मेरे घर भेज दीजिए। भले ही मेरी जान चली जाए पर बच्ची पर आँच नहीं आने दूंगी। उसका सुझाव सभी को भा गया और सलोनी को उसके साथ भेज दिया। बच्चों को सुलाने के बाद रामकली हाथ में हंसिया लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई।
देर रात को दरवाजे पर आहट सुनकर उसे लगा घुमंतु सलोनी को ढूंढते हुए आ पहुँचे। उसने हंसिए से प्रहार किया, जिससे सरदार जी बाल बाल बचे। उन्होंने शाबाश कहकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर कहा, घुमंतु आए थे। घर में जगनई देख गुस्से से कहा, साले, डंगर चराने वाले लौंडे ने मुखबरी की है। उसे निपटाने के बाद आएंगे। तुम्हारी और बच्चों की जान को खतरा है। तुम हमारे घर चली जाओ, मैं बच्चों को यहाँ से ले जाता हूँ। रामकली ने पूछा, कहाँ ले जाओगे? सरदार जी ने कहा, रब जाने। वह बच्चों को मोटरसाइकिल से ले गए। रामकली रोती हुई फार्म हाउस चली गई। सरदार जी ने सलोनी को बुआ के घर छोड़ दिया था। बलबीर का दाखिला गुरुद्वारे के स्कूल में करा दिया और वहीं उसके रहने की व्यवस्था कर दी थी। घर पहुंचकर रामकली को दिलासा दी, कुछ वर्ष प्रतीक्षा कर, तेरा लला साहब बनकर लौटेगा, तुझे मोटर में बिठाकर ले जाएगा। यौवन की दहलीज पर पहुंचते समय सलोनी खिलखिलाती नदी की धारा बन चुकी थी, पर दहलीज पार करते ही उसका जीवन ऊबड़ खाबड़ बन गया था। पिछले साल हुई उसकी शादी आम शादियों जैसी नहीं थी। शादी से पहले हुई तय मुलाकातों में बहुत शालीन और भद्र से दिखने वाले विवेक की वास्तविकता से परिचय हनीमून पर ही हो गया था। गोवा के मनोरम दृश्यों के बीच दूसरे ही दिन विवेक का थोड़ी देर में आता हूँ कहकर शराब के नशे में धुत होकर लौटना, फिर सारी रात उल्टियाँ करना, गालियाँ बकना, सलोनी काँप गई। शालीन जीवन साथी का स्वप्न भंग होकर बिस्तर पर बेसुध पड़ा था और वह उबकाई लेती हुई उसकी उल्टियाँ साफ कर रही थी। आँखों में पानी का सैलाब फूट पड़ा था। मम्मी बहुत याद आ रही थीं। सलोनी सुबक पड़ी। विवेक के खर्राटों के बीच उसकी सिसकियाँ रतजगा करती रहीं। सुबह विवेक बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तबीयत खराब होने का बहाना करके वह तीसरे दिन ही गोवा से लौट आई। ससुराल के कायदे कानून और कमज़ोर धागों में कसकर लपेटने की सास की चेष्टाएं तब निष्फल हो गईं जब विवेक दिन रात नशे में चूर रहने लगा। ऐसा नहीं था उसने कोशिशें ना की थीं, बहुत की थीं। दया, नम्रता, सहानुभूति के कोमल तंतुओं से उसे सहलाना चाहा, उसके दम को प्रवृत्ति समझकर स्नेह से कम करना चाहा। एक दिन की घटना है। उस दिन उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। डिनर पर बाहर जाने का प्रोग्राम था। विवेक ऑफिस से आते ही शराब पीने लगा था। विवेक, आज ये सब नहीं। सलोनी ने अपने स्वर को नम रखने की भरसक कोशिश की, पर स्वर में मन की झल्लाहट शामिल हो गई। विवेक, जो अब तक कई गिलास खाली कर चुका था, अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरने लगा। रौब जमाती है साली। विवेक का स्वर फटकर उसके चारों तरफ बिफर गया। विवेक प्लीज़। सलोनी थर्रा गई। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ रिश्ते को संभालने की, और एक तुम, कम से कम आज तो ये सब मत करो। सलोनी लगभग रो पड़ी। शराब पीते ही विवेक का वास्तविक रूप बाहर आ गया। साली, हरामजादी, तू रोक लगाएगी मुझ पर? विवेक का चेहरा विभत्स हो उठा और उसने सलोनी के लंबे लहराते बालों को अपने गिरफ्त में ले लिया। विवेक, सलोनी चीख पड़ी। सलोनी का चाटा अचानक कसकर विवेक के गालों पर पड़ा। रोती हुई सलोनी दूसरे कमरे में पहुंच गई और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। विवेक बहुत देर तक गालियां बकता रहा, दरवाज़ा पीटता रहा और फिर शायद वहीं फर्श पर लुढ़क गया। उस दिन विवेक की मम्मी अपने दूसरे बेटे के पास गई हुई थीं। वैसे उनके होने से हो भी क्या जाता। अपने मन से बीमार बेटे की शादी के लिए वे कितनी उतावली थीं। हमारे देश और समाज में शादी को हर मर्ज की दवा क्यों समझा जाता है? सलोनी चीत्कार कर उठी और फिर सोफे पर जर्जर दीवार के जैसी ढह सी गई। पिछले एक साल में वह कितनी ही बार विवेक को छोड़कर मायके जा बैठी थी, पर वह फिर उसके पास निरीह सा चला आता था और वह ना जाने क्यों फिर उसके साथ चली आती। कौन संभालेगा इसे? शायद उसका प्रेम उसे इस लत और कुंठा से मुक्त कर सके। पर आज विवेक का ये वहशी व्यवहार, उस दिन उसके भीतर की नदी रात भर बहकर खाली हो गई थी। दर्द के मारे उसका सर चकरा रहा था। उठकर दरवाज़ा खोला। विवेक अभी भी खर्राटों से लबालब था।
उस दिन वह मम्मी पापा के पास नहीं गई, दादा के फार्म हाउस चली गई। एमटेक करने के बाद बलवीर का प्लेसमेंट मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था। चमचमाती लाल गाड़ी से सरदार जी का आशीर्वाद लेने और माँ को साथ ले जाने के लिए फार्म हाउस आया था। लंबे अरसे बाद सलोनी ने बलवीर को देखा था। दरमियाने कद का, किसी नदी के रेतीले किनारे पर रेत बटोरता, आकर्षक, उसकी शर्ट के रंगों में जैसे उसकी पसंद उतर आई थी। फिर वह भी कब उसके साथ नदी के किनारे जाकर रेत बटोरने लगी। सरदार जी ने बलवीर से कहा, पुत्र, एक तू ही तो है जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो लेती। तू भी जा रहा है। बिखरी हुई पंखुड़ियाँ अब कौन सजोएगा। बलवीर ने कहा, सलोनी चंदन सी है जिस पर सांप लिपट गया था। उसकी खुशबू पर सांप फिर आएगा, वह नहीं तो दूसरा केचुली उतार कर आएगा। बलवीर ने आह भरते हुए कहा, दर्द की साझेदारी शायद उसकी सबसे कमज़ोर नस है जो कोई भी आकर दबा लेता है। स्कूल में मेरे आंसुओं ने उसकी ये नस दबाई थी। खुद भूखी रहती थी और मुझे पराठा खिला देती थी। अफसोस है उसके अपने भी उसकी इस खूबी से अनजान हैं। उसकी आँखों में आप मेरे लिए प्यार पढ़ सकते हैं पर सुन नहीं सकते। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, पाक मोहब्बत, पर इजहार नहीं कर सकता। उसका कारण है आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। आपके एहसान ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया है। आज भी इजहार मोहब्बत नहीं करता। यदि उसके स्वप्न घायल पक्षी की तरह पंख फड़फड़ाकर अपनी लाचारी को व्यक्त नहीं करते होते। सलोनी के आंसुओं ने बलवीर की सच्चाई पर मोहर लगा दी थी। रामकली ने साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे। सलोनी के मम्मी पापा आ चुके थे। सभी के चेहरे खिल उठे जब सरदार जी ने सलोनी का बलवीर से विवाह करने का ऐलान किया। बलवीर की वापसी का समय हो गया था। आनन फानन में गुरुद्वारे में उनका विवाह हुआ। बलवीर ने हाथ पकड़कर सलोनी को गाड़ी में अपने पास बिठाया, ठीक उसी तरह जैसे 15 साल पहले एक स्कूल गर्ल ने उसे अपने पास बिठाया था। आंखों में आंसू भरे, हाथ हिलने लगे।